चैप्टर 58। अव्यांशी ने तोड़ा रिश्ता अपने माँ बाप से। अब तक आपने देखा कि कैसे मीडिया वाले विहान को नाजायज कहते हैं, जिससे राठौर फैमिली और खुराना फैमिली भी सच मान लेते हैं और सिया खुराना यह फैसला लेती है कि विहान राठौर को घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन अव्यांशी उसकी एक बात ना मानकर विहान को अपने साथ लेकर चली जाती है। लेकिन फिर भी विहान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रहा था, नाजायज औलाद, जिसके कारण वह छत पर रेलिंग पर खड़ा होकर सुसाइड करने चला जाता है, जिससे उसे अव्यांशी बचाकर सुला देती है और फिर अपने रूम में जाकर लैपटॉप पर एक अलेक्सा नाम का आईडी क्रिएट करके उस पर कुछ मैसेज लिखकर सेंड कर देती है। आगे अव्यांशी मैसेज सेंड करने के बाद लैपटॉप बंद करके वह भी सो जाती है। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर सारे राठौर फैमिली बैठे हुए थे, तभी वहां पर अव्यांशी आती है। उसके साथ साथ विहान भी होता है और वह दोनों जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी अनीता जी चिल्लाते हुए बोली, लगता है तुम्हें कल की बात समझ नहीं आई, इसलिए विहान को तुम फिर से यहाँ पर लेकर आई। अभी उन्होंने इतना ही कहा था, तभी वहां पर अव्यांशी की एक भयानक आवाज गूंजी, शट अप। एक शब्द और नहीं तो। वही उसकी इतनी भयानक आवाज सुनकर सब डर गए, लेकिन अभिषेक जी फिर भी हिम्मत जुटाकर बोले, नहीं तो क्या कर लोगी तुम। तो अव्यांशी अपनी सीट से खड़े होकर ताली बजाते हुए बोली, वाह वाह, मानना पड़ेगा आप दोनों को, मिस्टर राठौर और मिसेज राठौर। माना कि विहान भाई आप दोनों के खून नहीं है, लेकिन बचपन से तो आप लोग के साथ ही रहे हैं, आप लोगों के साथ ही बड़े हुए, लेकिन आप दोनों के दिल में उनके लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं है। और फिर जाकर अभिषेक जी के सामने खड़े होकर बोली, और तो और आप लोगों ने कल जानबूझकर पार्टी में सारे लोगों के सामने विहान को अपना खून बताने से मना कर दिया, जिससे आज लोग उन्हें नाजा। इतना कहते कहते वह रुक गई। तभी अनीता जी उसके पास आकर बोली, यह तमीज तुमने कहाँ से सीखा है अपने डैड से बात करने का। तो अव्यांशी भी चिल्लाते हुए बोली, कैसा डैड, कौन सा डैड, जिसने सारे लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारा, या फिर वह डैड जिसने बचपन से जो लड़का उसे डैड कहता आया उसे नाजायज बोल रही हैं। तो अनीता जी गुस्से में अपने हाथों को उठाकर अव्यांशी को थप्पड़ मारती है, लेकिन उनका हाथ हवा में ही रुक गया, क्योंकि अव्यांशी ने उनके हाथ को पकड़कर एक झटके से झटक कर बोली, आपने हिम्मत कैसे की मुझे फिर से मारने की। अरे कल तक तो मैं आप दोनों को अपना माँ बाप समझकर खुद पर हाथ उठाने देती थी, लेकिन आज से और अभी से मैं यानी कि अव्यांशी राठौर अपने होशो आवाज में यह कहती हूँ कि मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में किसी के साथ खून का रिश्ता नहीं है, और अभिषेक राठौर और अनीता राठौर मेरे मॉम डैड नहीं है, और ना ही उनसे अब मेरा कोई रिश्ता है। आज और अभी से जो भी सारा रिश्ता मेरा उनके साथ था वह भी खत्म। इतना कहाकर वह विहान के हाथों को पकड़कर उसको उठाते हुए अपने साथ लेकर चली गई। वही डाइनिंग टेबल पर जितने भी लोग मौजूद थे वह सारे लोग शॉक हो गए। तभी अनीता जी वीरेंद्र दादाजी के पास गई और बोली, पापा आपने उसे कुछ क्यों नहीं बोला, देखा ना वो किस तरह हमसे सारे रिश्ते खत्म करके गई। तो वीरेंद्र दादाजी अपनी हेड चेयर से खड़े होते हुए बोले, यह सब तुम दोनों का ही नतीजा है, जिसे अब तुम दोनों ही भूख, तो इतना कहकर वह भी वहां से चले। ऐसे ही सारे लोग धीरे धीरे चले गए। अब बस वहां पर अनीता जी और अभिषेक जी के अलावा कबीर था, जो कि प्लेट में खाना निकाल रहा था, और जब उसने खाना निकाल लिया तो वो प्लेट को अपने हाथ में लेकर जा ही रहा था, तभी अभिषेक जी बोले, कबीर तुम एक बार क्यों नहीं अव्यांशी को बताते हो कि हम दोनों उसके मॉम डैड है, तो उसे हमारी बात मानना चाहिए। तो कबीर बिना पलटे बोला, मैं उसका हूं ही कौन, एक चचेरा भाई, तो वह मेरी बात क्यों मानेगी। इतना कहकर वह बिना एक पल गवाह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अनीता जी बोली, अब हम क्या करेंगे। तो अभिषेक जी बोले, तुम चिंता मत करो, उसे जल्दी पता चलेगा कि बिना माँ बाप के लोग कैसे गुजारा करते हैं,
क्योंकि जब सब उससे उसके मॉम डैड के बारे में पूछेंगे तब मैं देखूंगा वह क्या करती है। तभी अनीता जी बोली, आप सही कह रहे हो अभिषेक, लेकिन अभी हमें शॉपिंग पर चलना होगा क्योंकि कल से सोनम उदास है, तो उसके लिए थोड़े नए नए गिफ्ट लेकर आएंगे तो वह शायद खुश हो जाए। और फिर वह दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए। इधर अव्यांशी का रूम। अव्यांशी और बिहान चुपचाप अपने बेड पर बैठे हुए थे, तभी उनके रूप में कबीर इंटर करता है और जाकर प्लेट बेड पर रख कर बोलता है, पहले चुपचाप खाना खाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो उसकी बात मानकर वह दोनों खाना खाने लगे और साथ में कबीर भी। थोड़ी देर बाद कबीर यह बोलकर चला गया कि मुझे मीटिंग में जाना है। वही बिहान भी बोला, आज से कॉलेज स्टार्ट हो चुका है तो मैं भी कॉलेज जा रहा हूँ, और यह कहकर वह दोनों निकल गए। उसके जाने के बाद अव्यांशी बोली, मुझे मजा नहीं आया अभिषेक जी और अनीता जी को सुनाकर, और उसे पर से उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, इसलिए उन्हें सजा तो मिलेगी ही। और फिर जल्दी से अपने फोन उठाकर किसी के पास कॉल करती है और बोलती है, उन्हें किडनैप कर लो। इतना कहकर फोन कट कर देती है और फिर वह अपने लैपटॉप को उठाकर बैग में डालकर राठौर मेंशन से निकल जाती है। और थोड़ी देर बाद वह एक कैफे में पहुंच चुकी थी और वह अपने लैपटॉप को खोलकर व्हाइट स्नो को के आईडी को ओपन करती है, क्योंकि उसने काफी दिनों से व्हाइट स्नो के मैसेज को चेक नहीं किया था। तभी वहां पर हर्ष आ गया और बोला, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कर दिया। उस कंस्ट्रक्शन साइट का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और आपने कहा उसे बिल्डिंग में आप एआर इंडस्ट्री ओपन करेगी, जिसके लिए एआर नाम का लोगो लगेगा। और यह रहा लोगो, आप इनमें से कोई चूज कर लीजिए। तो अव्यांशी हर्ष के हाथों से उसके फोन को लेकर लोगो चूज करने लगती है। खुराना कंपनी, रुद्राक्ष केबिन। अभी रुद्राक्ष अपनी हेड चेयर पर बैठकर फाइल पर ही रहा था कि अक्षत और अमन दौड़ते हुए उसके पास आए और बोले, बॉस बॉस। वह यह बोलते बोलते हाफ रहे थे। तभी रुद्राक्ष उन्हें घूर कर देखता है तो अक्षत जल्दी से बोला, अभी वह कॉल किए थे और बोल रहे थे कि व्हाइट स्नो का आईडी लगभग 15 मिनट से एक्टिवेट है, जिसके कारण उन्होंने व्हाइट स्नो के आईडी को हैक करके लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। वही यह खबर सुनते रुद्राक्ष अपनी हेड चेयर से खड़ा हुआ और बोला, व्हाट, क्या कहा तुमने? चैप्टर 59। व्हाइट स्नो का लोकेशन और भागम भागी बिटवीन रुद्राक्ष और अव्यांशी। तो अक्षत फिर से बोला, सर हमें व्हाइट स्नो का लोकेशन मिल गया है। तो रुद्राक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कहाँ का है लोकेशन? तो अक्षत बोला, बस खुराना कंपनी से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक कैफे है, वहां का लोकेशन शो कर रहा है। तो रुद्राक्ष बोला, अपनी एक्स टीम को लेकर जल्दी से वहां पर चलो। इतना कहकर रुद्राक्ष अपनी तेज कदमों से खुराना मेंशन से निकलकर कार में बैठकर वहां से चला गया और उसके पीछे पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड। इधर अक्षत जल्दी से किसी के पास कॉल लगाता है और बोलता है, कम फास्ट इन खुराना कंपनी। 4 मिनट बाद अक्षत खुराना कंपनी के बाहर खड़ा था। तभी वहां पर 5 लोग आए और बोले, बॉस ने हमें क्यों याद किया? तो अक्षत बोला, वह सब बात बाद में जान लेना, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें यह बात याद रखना है कि हम जहां पर जा रहे हैं वहां पर व्हाइट स्नो को पकड़ना है। इतना कहकर वह लोग भी निकल गए। इधर कैफे में अव्यांशी अभी भी हर्ष के फोन पर लोगो देख रही थी। तभी उसके दिमाग में कोई बात आई और वह जल्दी से अपने लैपटॉप के पास गई। वह जैसे ही लैपटॉप को देखी तो वो टेंशन में आ गई। तो हर्ष बोल, क्या हुआ अव्यांशी? वही अव्यांशी जल्दी जल्दी अपनी उंगलियों को लैपटॉप पर चलाने लगी और चलाते हुए ही हर्ष से बोली, 5 मिनट के अंदर एक अच्छी बाइक अरेंज करो जल्दी। वही उसकी बात को समझकर हर्ष जल्दी से वहां से निकल गया। तभी वहां पर एक साथ 6-7 गाड़ियां उस कैफे के ग्राउंड में रुकती है और उसमें से रुद्राक्ष जल्दी से निकालकर कैफे की ओर बढ़ता है और साथ साथ बॉडीगार्ड।
इधर कैफे के अंदर हर्ष जल्दी से आकर अव्यांशी से बोला, अंशी बाइक रेडी है, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिसके कारण अगर हम बाहर से गए तो पकड़े जाएंगे। तो अव्यांशी बोली, पीछे के रास्ते से निकलो, तुम बाइक लेकर वहीं पर पहुंचो। तो हर्ष बोला, बाइक ऑलरेडी पीछे के रास्ते पर ही है। तो अव्यांशी बोली, चलो। फिर जल्दी से अपने लैपटॉप पर एक बार फिर से क्लिक करती है और लैपटॉप को बंद करके बैग में डालकर वहां से निकल जाती है। उसके निकलते ही रुद्राक्ष उस कैफे में एंटर करता है और बोलता है, चेक ऑल द पीपल। तो गॉड्स कैफे के अंदर के सारे लोग को चेक करने लगते हैं। तभी एक गार्ड दौड़ते हुए आकर बोला, बॉस, अभी अभी पीछे के रास्ते से एक लड़का और एक लड़की बाइक से निकले हैं और उसे लड़की के पीछे एक बैग टंगा हुआ था। तो रुद्राक्ष गुस्से में बोला, डैमेड। और फिर वह दौड़ते हुए पीछे के रास्ते से निकला। तो उसे कुछ दूरी पर एक बाइक जाते हुए नजर आई। तो वह अपने गार्ड पर चिल्लाते हुए बोला, कैच दैट बाइक। उसके इतना कहते ही सारे बॉडीगार्ड अलग अलग कार में बैठ गए। वह कार करीब 5 से 6 था और रुद्राक्ष भी एक कार में बैठकर उस बाइक का पीछा करने लगा। वही रुद्राक्ष को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह गुस्से में ड्राइवर से बोला, हटो। तो ड्राइवर भी जल्दी से बाहर निकालकर पैसेंजर सीट पर बैठता है और रुद्राक्ष आकर ड्राइविंग सीट पर। और फिर रुद्राक्ष अपनी कार की पूरी फुल स्पीड करके उस बाइक का पीछा करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद वक्त वो बाइक के करीब पहुंच चुका था। वहीं जब मिरर में अव्यांशी ने रुद्राक्ष को देखा तो वह शॉक हो गई और वह तुरंत हर्ष से बोली, जो बाइक चला रहा था, कि बाइक रोको। तो हर्ष जल्दी से बाइक रोक देता है। तो अव्यांशी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है और हर्ष को कहती है, बैठो कि यहीं पर मरना है। तो हर्ष जल्दी से बैठ जाता है। वही यह सब करते वक्त उन लोगों को टाइम लग गया। तभी रुद्राक्ष की कार उन लोगों के पास पहुंच गई। तभी अव्यांशी अपनी बाइक की फुल स्पीड करती है और वह एकदम तेजी से अपने बाइक को भगाने लगती है। अभी तक वहां पर अक्षत और अमन भी पहुंच चुके थे और उनके साथ साथ उनका एक्स टीम भी। तभी रुद्राक्ष अपने हाथों से उस बाइक की ओर इशारा करता है तो अक्षत जल्दी से ऑर्डर देता है, कैच द बाइक। वही एक्स टीम, जो कि अक्षत के आर्डर सुनते ही 2 कार पर 2-2 और एक अक्षत के साथ तेजी से उस बाइक का पीछा करने लगे। वही अव्यांशी अपनी बाइक की फुल स्पीड करके टेढ़े मेरे लिए जा रही थी, जिसके वजह से रुद्राक्ष के बॉडीगार्ड को दिक्कत हो रही थी उसे बाइक को पकड़ने में। लेकिन रुद्राक्ष का भी बॉडीगार्ड वेल ट्रेंड, इसलिए वह भी उसे बाइक का आसानी से पीछा कर पा रहे थे। तभी एक्स टीम का एक इंसान, जो कि ब्लूटूथ के जरिए बाकी गार्ड से कनेक्ट था, वह बोला, तुम अपने कार को आगे ले जाओ उस बाइक से और हम अपने कार को पीछे लेंगे, फिर हम उसे पकड़ पाएंगे। और उसके ऑर्डर सुनते ही एक कार अव्यांशी के बाइक की आगे की ओर बढ़ने लगी। इधर अव्यांशी इतने सारे गाड़ियों को अपने पास आता हुआ देख जल्दी से अपने फोन पॉकेट से निकालकर रुद्राक्ष के पास कॉल करती है। इधर रुद्राक्ष अभ्यांशी के पास पहुंचे चुका था। तभी उसके फोन पर रिंग बजने लगता है, जिससे वह बार बार इग्नोर करता है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान उसे नंबर पर जाता है, वह तुरंत ही फोन उठाकर अपने कान पर लगा लेता है और एक हाथ से ड्राइविंग करने लगता है। तभी उधर से उसे अव्यांशी की आवाज आई, हेलो मिस्टर खुराना। वही अभ्यांशी के मुंह से मिस्टर खुराना सुनकर रुद्राक्ष की तो आंखें ही बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि आज तक अव्यांशी ने उसे कभी इतनी रिस्पेक्ट से बात नहीं की थी। तभी उधर से अव्यांशी बड़े ही प्यार से बोली, मिस्टर खुराना, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आपसे काम है। क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? वही अव्यांशी के मुंह से इतनी मीठी बोल सुनकर रुद्राक्ष को दाल में कुछ गड़बड़ लगने लगी। फिर भी उसने कहा, ठीक है, कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हें राठौर मेंशन में आकर मिलता हूँ। अभी उसने यह बात सही तरीके से पूरी भी नहीं की थी कि तभी उधर से फोन कट गई। इधर अव्यांशी जल्दी से एक हाथ से फोन को पॉकेट में रख देती है। तभी हर्ष बोला, मैम आप किससे बात कर रही थी और इस सिचुएशन में आप इतनी काम कैसे हो सकती है?
वहीं उसकी बात पर अव्यांशी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे रुद्राक्ष की कार उससे थोड़ी दूर पर दिखाई दे रहा था। तो वह एक डेविल स्माइल करते हुए अपनी बाइक को इतनी फास्ट स्पीड में मूव करने लगी और उसने इतने में यह भी ध्यान नहीं दिया कि आगे एक ऊंचाई है। वही एक्सट्रीम ऊंचाई को देखकर खुश हो गए और उसी में से एक बॉडीगार्ड बोला, अब देखता हूं कैसे इस ऊंचाई से वह बाइक पास होता है। तभी उसे एक झटका लगा, क्योंकि वह बाइक इतनी तेजी में उसे ऊंचाई पर चढ़ी और फिर थोड़ा मुड़कर राइट काटी और उसके बाद वह बाइक गायब हो गई। वही वह सारे गॉड्स जल्दी से अपनी कार को इधर से उधर दौड़ाने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें वह बाइक नहीं दिखी। तो अक्षत अपने ब्लूटूथ से सारे टीम को ऑर्डर देता है कार को रोकने को, और थोड़ी ही देर में सारी कार आकर एक जगह पर रुक गए और उसमें से सारे बॉडीगार्ड बाहर निकल गए। तभी अक्षत गुस्से में अपने हाथों को कार पर मारते हुए बोला, डैमेंड। वही अक्षत को इतने गुस्से में देख उस एक्स टीम का कैप्टन बोला, अक्षत सर डोंट वरी, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। तो अक्षत कैप्टन का गला पकड़ते हुए बोला, तुम सब हमारे बेस्ट टीम हो, फिर भी तुम उसे नहीं पकड़ पाए। वही सारे टीम मेंबर बस अक्षत को देखे जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज तक अक्षत को सिर्फ मजाकिया अंदाज में देखा था, लेकिन आज वो उसका अलग रूप देख रहे थे। आरो इसी से समझ गए कि उनके बॉस के लिए वह दोनों कितने जरूरी है। चैप्टर 60। अव्यांशी का टॉर्चर अभिषेक और अनीता जी को। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। थोड़ी देर बाद सारे एक्स टीम के मेंबर और अक्षत उल्टे टंगे हुए थे और उन्हें बार बार स्विंगिंग पूल के अंदर और बाहर निकाले जा रहा था, और उनके सामने रुद्राक्ष एक पैर पर दूसरे पर चढ़ाकर बैठा हुआ था। यही सिलसिला थोड़ी देर तक चला। तभी वहां पर अमन एक हाथ में फाइल लिए हुए आया और बोला, बॉस। तो रुद्राक्ष घूर कर अमन को देखता है, जिसे देख वह जल्दी से थोड़ा पीछे हो जाता है और अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ कि बॉस ने मुझे दूसरे काम पर भेज दिया, नहीं तो मेरा भी हाल इन लोगों जैसा होता, लेकिन अगर मैं होता तो यह काम जरूर कंप्लीट कर देता। तभी रुद्राक्ष अपने चेयर से खड़ा हुआ और दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर विला के अंदर चला गया। ये विला आरके विला था, जिसे रुद्राक्ष सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए किया करता था। यहाँ पर किसी भी फैमिली मेंबर और बाकी लोगों को आना अलाउ नहीं था। वही रुद्राक्ष वहां से उठकर सेकंड फ्लोर पर एक रूम में बना स्टडी रूम में इंटर किया और बोला, स्पीक। तो अमन डरते हुए बोला, बॉस आपने उसे वक्त खुद के साथ न चलने को बोलकर उस कैफे का सीसीटीवी फुटेज मंगवाया था, यह रहा वो फुटेज। तो रुद्राक्ष बोला, शो मी। तो अमन जल्दी से उसे फुटेज को लैपटॉप में लगा देता है। वही रुद्राक्ष जैसे जैसे फुटेज को देखता उसकी आंखों में हैरानी के भाव आते गए, क्योंकि उसे फुटेज में यह दिखा रहा था कि एक लड़की जो कि करीब 16 या 17 साल की होगी, उसने मास्क पहनकर उसे कैफे में एंट्री ली और जाकर एक टेबल पर बैठकर लैपटॉप को ऑन करती है, और थोड़ी देर में एक लड़का जिसके फेस पर भी मास्क था वो आया और वह उस लड़की को मोबाइल में कुछ फोटो दिखलाने लगा। वही यह फुटेज देखने के बाद रुद्राक्ष बोला, इन दोनों में से कौन है व्हाइट स्नो? तो अमन बोला, बॉस जरूर यह लड़का ही होगा, क्योंकि वह लड़की तो देखने में ही कोई छोटी बच्ची लग रही है, भले ही उसकी हाइट बढ़ गई हो, लेकिन वह व्हाइट स्नो नहीं हो सकती है। तभी रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए बोला, अक्षत और कैप्टन को बुलाओ। तो अमन भागते हुए ग्राउंड में गया और थोड़ी देर में अक्षत और कैप्टन को लेकर उसे स्टडी रूम में पहुंच गया। तभी रुद्राक्ष बोला, इस फुटेज को देखकर बताओ कि कौन व्हाइट स्नो है। तो कैप्टन डरते हुए बोला, बॉस यह लड़की देखने में तो कोई छोटी बच्ची लग रही है, मगर इसकी हरकतें बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो रुद्राक्ष उसकी ओर देखने लगता है। तो वह अपनी बात आगे बढ़ते हुए बोला, बॉस जब हमारे बॉडीगार्ड्स ने इस बाइक का पीछा किया तो जब तक लड़का बाइक चला रहा था
तब तक हम उसे आसानी से पीछा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यह लड़की ड्राइव करने लगी तो बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई और उस पर से उस बाइक को ऐसे उड़ा रही थी जैसे कोई प्रोफेशनल बाइक चलाता है। इतना बोलकर कैप्टन चुप हो गया। वहीं अमन और अक्षत डरे हुए रुद्राक्ष को देख रहे थे। वहीं रुद्राक्ष को कैप्टन की बात सुनकर उसके होठों पर एक स्माइल आ गई, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही था, वह बहुत ही डेंजरस वाइब दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ अव्यांशी उस बाइक को एआर कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर इंटर करती है और फिर वह उतरकर बाइक की चाबी हर्ष को फेंकते हुए बोली, 2 महीने के अंदर एआर कंपनी टॉप कंपनी होनी चाहिए और मेरे प्यारे मॉम डैड कहाँ है। और फिर वह अपने लॉकेट पर रेड बटन क्लिक करके अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद हर्ष बोला, बाप रे कितनी डेंजरस लड़की है, बिल्कुल विलन का वाइब देती है। और फिर वह भी अंदर चला जाता है। अंदर जाता है तो उसकी नज़र एक औरत और आदमी पर गई जिसे चेयर पर बांधा हुआ था और उनकी आंखों पर पट्टियां थी। वहीं उसके सामने अव्यांशी चेयर पर एक पैर पर दूसरे पैर चढ़ाकर विलेन की तरह बैठी हुई थी। वहीं हर्ष के आते ही अव्यांशी अपने चेयर से खड़ी होकर वहां से थोड़ी दूर पर चली जाती है, जहां से शीशे के उस पार अभिषेक जी और अनीता जी को बांधा हुआ था। तो हर्ष अंशी के पास आते हुए बोला, आपके कहने पर हमने इन्हें मॉल जाते वक्त ही किडनैप कर लिया था, लेकिन इनका क्या करना है। तो अंशी बोली, उन दोनों का जुबान कैंची से भी ज्यादा चलता है, तो क्यों ना पहले उनके जुबान को ठीक किया जाए। मैंने जो तुम्हें लाने को कहा था वह लाए कि नहीं। तो हर्ष डरते हुए बोला, हाँ ले आया हूं, मिर्च और इलेक्ट्रिक करंट। तो अव्यांशी की फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई और फिर वह हर्ष से बोली, उसे मिर्ची को एक गिलास पानी में घोलकर उन दोनों को पिलाओ और ध्यान रखना वह दोनों मेरे मॉम डैड है तो उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तो हर्ष उसकी बात सुनकर डरते हुए जाकर मिर्ची को पानी में घोलता है और फिर अनीता जी और अभिषेक जी के पास जाकर बोलता है, इसे पी लीजिए, आपको प्यास लगी होगी ना। वही अनीता जी और अभिषेक जी ने जब किसी का आवाज सुने तो वह बोले, हमें क्योंकि किडनैप किया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। तो हर्ष भी अपनी कोल्ड टोन में बोला, अगर नहीं पीना है तो बोलिए, मैं ले जा रहा हूं। वहीं उन दोनों को तो प्यास लगी हुई थी तो वह बोले, ठीक है पिलाओ। तो हर्ष पहले अभिषेक जी को मुंह को पकड़ा और फिर मिर्ची वाला गिलास को उनके मुंह पास ले जाकर पूरी मिर्ची के घोल मुंह में डालने लगा बिना रुके। वहीं अभिषेक जी जब अपने मुंह में मिर्ची को फील किया तो वह कुछ बोलने वाले थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि हर्ष ने उनके मुंह को जोर से पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब हर्ष ने पूरा मिर्ची का घोल अभिषेक जी को पिला दिया तो वह गिलास को हटाकर उनके मुंह पर हाथ रख देता है जिससे वह आवाज ना कर पाए और फिर पास में से एक कपड़े का टुकड़ा उठाकर उनके मुंह में डालकर अपने हाथ हटा देता है। वहीं अभिषेक जी की तो हालात खराब हो चुकी थी, उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी, उनका फेस देखने में ही लग रहा था जैसे उन्हें कितना टॉर्चर किया जा रहा है। वैसे ही वह अनीता जी के साथ भी करता है। और फिर वह दोनों के मुंह से कपड़ा निकालकर अव्यांशी के पास आकर बोला, काम हो गया। तो अव्यांशी बोली, उन दोनों का हाथ भी ज्यादा चलता है, उन्हें भी ठिकाने पर लगाओ। तो हर्ष जाकर उन दोनों के हाथों पर इलेक्ट्रिक शॉक लगाने लगा जिससे उन दोनों की पूरी चीख उस लैब के अंदर गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद अंशी ने हर्ष को कहा, अब मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है, मेरे जाने के बाद इन्हें छोड़ देना क्योंकि यह दोनों मेरे मॉम डैड है, इसलिए मैं इन पर हाथ नहीं उठा सकती। और फिर वह वहां से यह गाते हुए निकल गई, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जी हाँ नायक नहीं खलनायक हूं मैं। उसके जाने के बाद हर्ष बोला, हाथ नहीं उठा सकती लेकिन करंट का शॉक दे सकती है और उसे पर से मिर्ची का पानी पिला सकती है। और इतना करने के बाद बोल रही है, ये दोनों मेरे मॉम डैड हैं, मैं इन्हें कुछ नहीं कर सकती। यह सच में नायक नहीं खलनायक ही है।
और वह जाकर अभिषेक जी और अनीता जी को खोल देता है और उन्हें अपने साथ ले जाकर कार में बैठाकर थोड़ी दूर पर छोड़कर उनके हाथ खोल देता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। तो वह दोनों जल्दी से अपनी आंखों की पट्टी खोलकर इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तो वह ऑटो पकड़कर राठौर मेंशन के लिए निकल जाते हैं। चैप्टर 61। अव्यांशी का घर छोड़कर जाना। और 6 महीने बाद अव्यांशी वहां से निकलकर राठौर मेंशन आ चुकी थी। वह अपने कमरे में इधर से उधर टहलते हुए बोली, उस कैफे में किसी एक इंसान ने मेरा लोकेशन ट्रैक नहीं किया, बल्कि 2 इंसान ने किया था, क्योंकि मेरे लैपटॉप पर 2 आईपी एड्रेस शो हो रहा था। पहला इंसान तो मुझे पता चल गया कि वह रुद्राक्ष खुराना था, लेकिन दूसरा कौन था वह यह कहते कहते वह पूरे रूम में टहल रही थी। राजस्थान। कामिनी इस वक्त राका के सामने खड़ी थी। तो राका बोला, जब तुमने उसका लोकेशन ट्रैक कर लिया था तो फिर पकड़ी क्यों नहीं? तो कामिनी बोली, क्योंकि जब वह लड़की उसे कैफे में लैपटॉप ऑन की थी, उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि वह कैफे में है, इसलिए मैंने अपने आदमियों से कहकर उसे कैफे पर नजर रखने को कहा था। तो उन आदमियों में से एक ने कहा कि आके के बॉडीगार्ड वहां पर आए हुए हैं। तो मैं अपने आदमियों को रोक लिया, नहीं तो अगर वो आके के बॉडीगार्ड के हाथ लग जाते तो वह उन्हें नहीं छोड़ते। तो राका बोला, तो हमारे आदमियों ने व्हाइट स्नो को देखा? तो कामिनी बोली, नहीं, क्योंकि उसने मास्क पहनी हुई थी, लेकिन यह बात जरूर पता लग गया कि वह एक लड़की है। तो राका बोला, लड़की? यह बोलकर वह चुप होकर कुछ सोचने लगा। इधर राठौर मेंशन में अव्यांशी अभी भी वही सोचे जा रही थी। तभी एक मेड आया और बोला, छोटी मालकिन, बड़े साहब ने आपको बुलाया है। तो अव्यांशी बोली, ठीक है, चलो मैं आती हूँ। और उसके बाद वो वीरेंद्र दादाजी के रूम की तरफ बढ़ गई। इधर दादाजी अपने रूम में बैठे हुए थे, तभी अव्यांशी वहां पहुंची और बोली, दादाजी आपने मुझे बुलाया? तो दादाजी बोले, बिहान ने बोला है कि वह यहाँ नहीं रुकेगा और वह फॉरेन कंट्री से अपना स्टडी कंप्लीट करना चाहता है। तो अव्यांशी बोली, लेकिन उन्हें तो हमेशा से ही इंडिया में रहना था सबके साथ। तो वीरेंद्र दादा बोले, उसने कहा है कि वह नहीं रुकेगा और उसका फ्लाइट का टिकट आज ही है। तभी वहां पर बिहान आता है और बोलता है, बच्चा तुम यहाँ पर हो, मैं कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढ रहा था। वैसे मुझे तुम्हें एक बात बताना था, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जा रहा हूँ और मेरी टिकट अभी से 2 घंटे बाद है। सो बाय बच्चा। और फिर वह जाकर उसके माथे को चूमकर वहां से निकल जाता है। तभी अव्यांशी भी उस रूम से निकलकर हॉल में आती है, जहां पर अभी सारे लोग खड़े थे। तभी विहान जाकर अपने चाचा कुणाल और चाची श्रुति के पैर को छुटा, उससे पहले ही वह दोनों पीछे हट गए और बोले, हम किसी ऐरे गहरे से पैर नहीं छुआते, खासकर नाजायज औलाद से। तभी वहां पर अव्यांशी अपनी कड़क आवाज में बोली, वहां चाचा चाची, अब आप लोग भी मैसेज राठौर एंड मिस्टर राठौर की भाषा बोलने लगे। तभी कुणाल जी के बेटे विवान बोला, यह कैसी बात कर रही हो तुम अव्यांशी मॉम डैड से? तो अव्यांशी भी चिल्लाते हुए बोली, अरे आप नहीं देख रहे वह कैसे बात कर रही हैं विहान भाई से? तो विवान बोला, अरे वह हमारा भाई नहीं है, उसके अंदर हमारा खून है ही नहीं, उसके अंदर एक गंदा खून है। तभी वहां पर एक जोर से चटाक की आवाज गूंजती है, क्योंकि अव्यांशी ने एक थप्पड़ विवान को मारा था। वही अव्यांशी का ऐसा रिएक्शन देखकर सारे घर वाले शॉक हो गए। अभी वहां पर कबीर नहीं था, नहीं तो उसे यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता। कुणाल जी चिल्लाते हुए बोले, तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? और फिर जाकर वीरेंद्र जी के सामने खड़े होते हुए बोले, पापा आपको इसका हिसाब करना होगा, आपको अव्यांशी को सजा देना होगा, क्योंकि राठौर फैमिली में किसी भी छोटे का हक नहीं है बड़े पर हाथ उठाने का, और उसने विवान पर उठाया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। वही अनीता जी और अभिषेक जी बस चुपचाप बैठे हुए थे,
क्योंकि टॉर्चर के वजह से उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। तभी वीरेंद्र दादाजी अव्यांशी से बोले, बच्चा आपने हाथ क्यों उठाया? अभी अव्यांशी कुछ कहती कि तभी कुणाल जी की पत्नी बोलती है, जी सही कह रही थी कि यह लड़की बहुत बदतमीज हो गई है, इसे अगर अभी ठीक नहीं किया जाएगा तो यह और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। तभी अव्यांशी बोली, चुप, एकदम चुप। अरे कब से आप लोगों की सुने जा रही हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग कुछ भी बोले जाए। और रही बात मैंने विवान भाई पर हाथ उठाया तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, और रही बात सजा की तो मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ बिहान भाई के साथ। अब तो आप लोग खुश हो जाइए। और फिर वह जाकर वीरेंद्र दादाजी और सीता दादी जी के पैर छूकर गले लग बोली, बहुत जल्द आऊंगी, लेकिन तब तक आप लोग बिल्कुल नहीं रोएंगे। और हाँ, कबीर भाई से भी कह दीजिएगा हमें नहीं ढूंढने के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं जब भी आऊंगी एक नई अव्यांशी राठौर बनकर जिसके सामने कोई खड़ा ना हो पाए। और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो वीरेंद्र दादा और सीता दादी रोते हुए उसके सर को सहलाते हुए बोले, जाने तो तुम्हें नहीं देना चाहता, लेकिन अगर तू जाना चाहती है तो रोकूंगा नहीं। और यह बात हमेशा याद रखना, तेरे दादा और दादी अभी भी जिंदा है और हम दोनों तुम्हारा इंतजार करेंगे, और तुम हमसे वादा करो कि हम दोनों के एनिवर्सरी के वक्त तुम हमारे साथ रहोगी। तो अव्यांशी बोली, प्रॉमिस दादा दादी। यह सब कहते वक्त उसके आंखों में आंसू आ गया, लेकिन उसने बखूबी अपने आंसू को छुपाया हुआ था। और फिर वो जाकर बिहान के हाथ को पकड़कर बोली, चलिए भाई। अभी बिहान कुछ कहता उससे पहले ही अव्यांशी फिर से बोली, कुछ मत बोलिए। तो बिहान भी वहां से अव्यांशी के साथ निकल गया। इधर सोनम सीढ़ी से ही सारे तमाशे को देखे जा रही थी। जब अव्यांशी और बिहान चले गए तो वह भी अपने कमरे में चली गई। वही वीरेंद्र दादा और सीता दादी वहीं पर बैठकर रोने लगे। लेकिन इन सब में अभिषेक जी और अनीता राठौर बस चुपचाप बैठे हुए थे। उनके आंखों में ना आंसू था और ना ही उनके चेहरे पर कोई गम। वही इधर अव्यांशी बिहान के साथ राठौर मेंशन के कुछ दूरी पर पहुंची थी, तभी वहां पर हर्ष आया। तो अव्यांशी ने उसके हाथ में एक चिट दे दिया और बोली, किसी के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। यह अभी जो मार्केट में ड्रग्स फैला हुआ है उसका एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला है। तो हर्ष बोला, ठीक है, लेकिन सिकंदर सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो अव्यांशी बोली, फोन करो। तो हर्ष फोन करके अव्यांशी को दे देता है। तभी उधर से सिकंदर सर बोले, तुम इस तरह से एकेडमी छोड़कर नहीं जा सकती। तो अव्यांशी बोली, मुझे जाना होगा। तो सिकंदर सर बोले, ठीक है चले जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है जिसे तुम्हें मानना होगा। तो अव्यांशी बोली, ठीक है बोलिए। तो सिकंदर सर उसे अपना शर्त बता देते हैं और उसके बाद अव्यांशी फोन कट कर देती है। 1 घंटे बाद अव्यांशी और विहान दोनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फ्लाइट में बैठ चुके थे और कुछ ही देर में वह फ्लाइट अपने उड़ान भरने लगा। 6 महीना बाद। आखिर इन 6 महीने में कैसे अव्यांशी अपने आप को बदली होगी और किस तरह से सबकी जिंदगियां बदली होगी, जानने के लिए सुनते रहिए विलेनस क्वीन विद स्टोरी की दुनिया।